नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देखा वैसा ही रियल और ओरिजिनल नॉलेज आज की वीडियो पे होने वाला है। 4G 5G मोबाइल में जो BPA APT IC लगती है उसका काम कब और कैसा होता है और इस IC से BPA APT वोल्टेज ना बनने से नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। आज मैं क्वालकॉम की BPA APT के साथ साथ मीडियाटेक की BPA वोल्टेज को भी कवर करूंगा। दोस्तों, IC की सभी पॉइंट का एनिमेशन इफेक्ट के जरिए थ्योरी समझेंगे और क्या BPA APT IC को बाईपास किया जा सकता है, अगर जा सकता है तो कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे। दोस्तों, एक सीक्रेट बात समझ लो, आप स्कीमेटिक डायग्राम को अच्छे से पढ़ना और समझना जान जाओगे तो आपसे टक्कर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि सारी नॉलेज स्कीमेटिक पे ही है। जितने सारे इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो स्कीमेटिक से ही अपनी नॉलेज को हमेशा बूस्ट करते हैं और मैं बहुत जल्द स्कीमेटिक की एक सीरीज अपलोड करूंगा। दोस्तों, Redmi K20, Redmi 5A और Redmi 4X मोबाइल की नेटवर्क की प्रॉब्लम को देखते हुए आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो पे। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। हमें आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है और चाहो तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि BPA APT IC को बाईपास किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है और क्या है सही तरीका बाईपास करने की, तो इस बारे में मैं वीडियो पे कहीं भी बता सकता हूँ, आप ध्यान से देखना। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं BPA APT IC मदरबोर्ड पे किस जगह पर लगी होती है और उसका पहचान कैसा होता है। देखिए, यह है Redmi K20 का लेटेस्ट फोन और इसका मदरबोर्ड में यहाँ पर देखिए एक छोटी सी IC लगी है जो कि 12 वोल्ट की होती है और इसमें एक बड़ा सा कॉइल लगा है और कुछ कैपेसिटर लगा है। तो दोस्तों, BPA APT IC नेटवर्क सेक्शन में या उसके आसपास कुछ इस तरह लगी होती है और BPA APT IC एक छोटी सी सेक्शन शील्ड लगा के बना दी जाती है कुछ इस तरह सा। और आप देखिए Redmi 4X में यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें 15 वोल्ट की IC लगा है जो कि Redmi K20 में 12 वोल्ट की IC लगी हुई है। दोस्तों, किसी किसी फोन में मदरबोर्ड की बैक साइड पे 4G IC लगी होती है और 4G IC के पास BPA APT IC भी लगा दी जाती है और इसका पहचान इसमें एक बक कॉइल लगा रहता है और ये 12 वोल्ट की या 15 वोल्ट की IC होती है और इन ICO का मॉडल नंबर Q से शुरू होता है, जैसे कि QET और QFE। Q का मतलब क्वालकॉम। दोस्तों, क्वालकॉम चिपसेट की फोन में BPA APT IC देखने को मिलता है, लेकिन मीडियाटेक में MT6357 CRB यानी कि पावर IC से BPA वोल्टेज लिया जाता है और कुछ क्वालकॉम सेट में भी BPA APT IC लगाया नहीं जाता। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका वर्किंग को एनिमेशन ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो मैं पहले Redmi K20 का ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये BPA APT IC है जो कि 12 वोल्ट की होती है और IC का 1 नंबर बॉल और 12 नंबर बॉल BPH पावर इनपुट होता है और इसमें एक कैपेसिटर लगी होती है। दोस्तों, ये IC शॉर्ट होने से BPH लाइन शॉर्ट हो सकता है और IC का 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर बॉल डायरेक्ट ग्राउंड होता है और फिर IC से BPA APT वोल्टेज आउट होता है 5 नंबर बॉल से और इस लाइन में IC की 11 नंबर बॉल से एक लाइन 1.5 माइक्रो हेनरी वैल्यू की बक कॉइल से जुड़ता है जो कि स्विचिंग लाइन होती है और इस लाइन और बक कॉइल के जरिए IC स्विचिंग करके BPA APT वोल्टेज जनरेट करता है और 3G और 4G PA पर इस वोल्टेज को देता है। दोस्तों, BPA APT वोल्टेज 0.6 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक हो सकता है और Redmi K20 फोन में 3G IC और 4G IC को BPA APT वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन कुछ फोन में सिर्फ 4G PA को यह वोल्टेज दिया जाता है। दोस्तों, 9 नंबर और 10 नंबर बॉल NC होता है यानी कि नॉट कनेक्ट। IC की 4 नंबर बॉल में BREL 10A 1.8 वोल्ट दिया जाता है। दोस्तों, ये BREL वोल्टेज बहुत सारे IC पे दिया जाता है, मैं आप लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाऊंगा। और फिर IC की 2 नंबर बॉल और 3 नंबर बॉल पे RFFE डाटा और क्लॉक दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है RFFE क्लॉक और डाटा CPU से दिया जाता है और ये प्रोटोकॉल 3G 4G IC और SDR यानी कि RF IC को भी दिया जाता है। दोस्तों, आप देखते हैं Redmi 4X फोन में 15 वोल्ट की BPA APT IC का ब्लॉक डायग्राम। देखिए, इस IC में 5, 6, 13 और 15 नंबर बॉल पे BPH पावर इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। 7, 8 और 11 नंबर बॉल पे ग्राउंड दिया जाता है।
1 और 2 नंबर बॉल एनसी होता है, 9 और 12 नंबर बॉल से बीपीए एपीटी वोल्टेज आउट होता है और इसी लाइन में 14 नंबर बॉल से स्विचिंग लाइन एक 2.2 माइक्रो हेनरी बकॉइल से जुड़ा जाता है। दोस्तों Redmi 4X फोन में बीपीए एपीटी वोल्टेज को सिर्फ 4G PA को दिया जाता है और 10 नंबर बॉल पे बीरेज L5 1.8 वोल्ट दिया जाता है जो कि स्टेबल वोल्टेज होती है। दोस्तों मोबाइल ऑन करते ही यह वोल्टेज देखने को मिलता है और बीपीए एपीटी वोल्टेज भी मोबाइल ऑन करते ही देखने को मिल जाता है। हो सकता है 0.6 वोल्ट देखने को मिले, यह वोल्टेज नेटवर्क की सिग्नल क्वालिटी से डिपेंड है। लेकिन दोस्तों MediaTek फोन में जब तक सिम नहीं लगाई जाती है तब तक यह वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। और देखिए इस आईसी को भी 3 नंबर और 4 नंबर बॉल पे RFFE डाटा और क्लॉक प्रोटोकॉल दिया गया है। दोस्तों बीपीए एपीटी वोल्टेज कम और ज्यादा किस सिचुएशन पे होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों जैसे जैसे लेटेस्ट फोन आता रहा वैसे वैसे 3G, 4G और 5G PAIC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। दोस्तों PAIC को इस बीपीए एपीटी वोल्टेज को नेटवर्क को बूस्ट करवाने के लिए दिया जाता है और बीपीए एपीटी वोल्टेज में 2 एम्पियर मिलता है। देखिए ये वोल्टेज तब हाई होता है जब आप फोन को लेके किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां से नेटवर्क सिग्नल टावर बहुत दूर है। तो दोस्तों उसी टाइम बीपीए वोल्टेज हाई होता है, इसीलिए कि PAIC को उस नेटवर्क टावर से सिग्नल को खींचने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ता है और ज्यादा वर्क करने के लिए हाई वोल्टेज भी चाहिए होता है। तो उसी टाइम सीपीयू को यह पता चल जाता है RFFE क्लॉक और डाटा प्रोटोकॉल के जरिए कि PAIC को आप वोल्टेज की जरूरत है, तो उसी टाइम सीपीयू एपीटी ICO प्रोटोकॉल के जरिए सिग्नल देकर बीपीए एपीटी वोल्टेज को स्विचिंग करवा के हाई करके PAIC को देता है। लेकिन दोस्तों PAIC को नेटवर्क सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना वोल्टेज की जरूरत होता है उतना ही बीपीए एपीटी IC स्विचिंग करके देता है और ये सारे देख रेख का काम सीपीयू करता है कि कब कितना वोल्टेज PAIC को चाहिए। दोस्तों आपने जियो फोन में बीपीए एपीटी IC देखा होगा, तो इस IC को निकाल देने से भी नेटवर्क आता है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर जाओगे जहां से नेटवर्क टावर बहुत दूर है तब आपके जियो फोन में लो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क रनिंग करता रहेगा या फिर नो सर्विस ही आ जाएगा। दोस्तों जियो फोन में यदि हम इस बीपीए एपीटी IC को बाईपास करते हैं तो ये काम बहुत ही अच्छे से करता है, लेकिन इसको ऐसे बाईपास करने से बैटरी बैकअप कम हो जाता है क्योंकि PAIC को एनी टाइम बैटरी की वोल्टेज मिल रहा है, इसीलिए PAIC इस वोल्टेज की एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा। तो दोस्तों बीपीए एपीटी वोल्टेज को नेटवर्क को बूस्ट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। बीपीए वोल्टेज PAIC को तब जरूरत पड़ता है जब मोबाइल नेटवर्क टावर रेंज से काफी दूर चला जाता है, तब PAIC नेटवर्क सिग्नल को ढूंढता रहता है और थोड़ा सा सिग्नल मिल जाने पर उस सिग्नल को बूस्ट करता रहता है, जिससे फोन की डिस्प्ले पर नेटवर्क फुल या अप डाउन करता है। तो इसीलिए PAIC को एक रेगुलेटेड वोल्टेज दिया जाता है जिसका नाम बीपीए एपीटी होता है। दोस्तों 4G PA को ये वोल्टेज सिग्नल को बूस्ट करने के लिए जरूरत होता है और सिग्नल बूस्ट करने के टाइम बैटरी की एनर्जी बहुत तेजी से घटता है। तो इस वोल्टेज को एनी टाइम PAIC को ना देखे उसी टाइम दिया जाता है जिस टाइम उसको जरूरत होता है, जिससे बैटरी की बैकअप अच्छी मिले। दोस्तों इस बीपीए एपीटी वोल्टेज को बाईपास किया जा सकता है, लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए ये है Redmi K20 फोन का स्कीमेटिक डायग्राम और इसमें आप देखिए इस बीपीए एपीटी IC से ये जो वोल्टेज आउट होता है ये देखिए PAIC पर जाता है और आप देखिए इस PAIC की यानी कि ये एक 4G PAIC है, आप इस IC की स्कीमेटिक कोड से मिला के देख सकते हो। और इसमें देखिए ये बीपीए एपीटी वोल्टेज 4G PAIC की 3 पॉइंट पे जुड़ता है 28, 29 और 30 नंबर पॉइंट से, और इन पिनों का नाम है BCC2, _2, BCC1 और BCC2। तो आप देखिए ये Redmi 5A का स्कीमेटिक डायग्राम है और इस फोन में बीपीए एपीटी IC नहीं लगाया गया है और ये फोन क्वालकॉम चिपसेट बेस्ड फोन है। तो दोस्तों मैं इस फोन का 4G PA की इन सभी पॉइंटों को देखता हूँ कि इनको कौन सी वोल्टेज दिया गया है। देखिए दोस्तों इस फोन की 4G PA IC पे डायरेक्ट BPH वोल्टेज दिया गया है, आप IC की पॉइंट को मिला के देखो सेम पॉइंट है। तो ये फोन में बीपीए एपीटी वोल्टेज को डायरेक्ट BPH वोल्टेज से जुड़ा गया है, लेकिन Redmi 5A मोबाइल में PAIC का मॉडल नंबर अलग है, आप गौर से देखिए। तो दोस्तों इन सब का मतलब निकल के आता है कि हम बीपीए एपीटी IC को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। चलिए देखते हैं कौन सी कंडीशन है।
देखिए दोस्तों, ये जो फ़ोन है इसमें BPA-APT IC लगा है और अगर हम इसको बाईपास करते हैं और ये सक्सेसफुल होता है तब तो ठीक है, और अगर बाईपास करने से नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है या लो नेटवर्क का इशू हो जाता है या फिर नो सर्विस हो जाता है तो इसका कारण हो सकता है कि CPU को RFFE, SDA और SCL प्रोटोकॉल की जरिए APT IC से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि APT IC को तो बाईपास कर दिया गया है। तो CPU की ऑर्डर देने से ऑर्डर को मान के रिप्लाई देने वाला APT IC ही नहीं है, जिसका कारण CPU PA-IC की एम्पलीफाइंग सेक्शन को एनेबल सिग्नल ही नहीं देगा, जिसका कारण PA-IC लो सिग्नल को एम्पलीफाइंग करके हाई नहीं कर पाता है, जिससे नो सर्विस या लो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, लो नेटवर्क का और नो सर्विस का प्रॉब्लम RF केबल या कनेक्टिंग एंटीना से हो सकता है या RFIC से हो सकता है। इस तरह प्रॉब्लम आए तो स्टेप बाय स्टेप चेक करके ही पता लगाया जा सकता है कि असल में कहां से प्रॉब्लम आया है। दोस्तों, ये जो मैं PA-IC की बात कर रहा हूँ कि PA की एम्पलीफाइंग एनेबल डिसेबल, तो ये सारे मैं अपनी एक्सपीरियंस की थ्रू बता रहा हूँ। दोस्तों, ICO को MOSFET ट्रांजिस्टर और प्री एम्पलीफायर और इनबिल्ट माइक्रो कंट्रोलर से बनाया जाता है। तो डिजिटल ऑन ऑफ के लिए MOSFET या ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, CPU जब PA-IC की एम्पलीफाइंग सेक्शन को एनेबल करता है तब नेटवर्क एम्पलीफाइंग होता है, और जब CPU को ही APT IC का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तो जाहिर सी बात है कि CPU PA को एनेबल ही नहीं करेगा, जिससे नो सर्विस या लो नेटवर्क का इशू आएगा। दोस्तों, ये एक कारण हो सकता है। दोस्तों, इनको रियल में एक्सप्लेन करके देखना पड़ेगा कि बाईपास करने से क्या PA-IC किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता है या नहीं। और Redmi 5A मोबाइल में हो सकता है कि PA-IC को परमानेंटली एम्पलीफाइंग सेक्शन को एनेबल करके रखा जाता है, जिससे BPA-APT वोल्टेज की जगह पर डायरेक्ट BPH वोल्टेज को दे दिया जाता है, और PA-IC जब नेटवर्क को एम्पलीफाइंग करने की जरूरत होता है तब ये बिना रोक टोक के अपनी काम को करता है। दोस्तों, हर एक मोबाइल उसकी मदरबोर्ड डिजाइन के थ्रू उसका परफॉर्मेंस होता है, इसीलिए कुछ फोन मार्केट में नाम कमा लेता है और कुछ डाउन हो जाता है, और इंजीनियर हर एक फोन में पटंग डिजाइन करता रहता है। तो दोस्तों, आप BPA-APT IC को बाईपास करके देख सकते हो। तो चलिए आप थोड़ा सा नजर घुमा के आते हैं स्कीमेटिक डायग्राम पे, जिससे आपको ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है Redmi K20 का स्कीमेटिक डायग्राम, और इसमें अब हम देखते हैं BPA-APT IC का जो पिन आउट है उनका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्च करना होगा BPA। दोस्तों, अगर BPA सर्च करने से नहीं आता है तो APT सर्च करना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो IC है इसमें देखिए आप ध्यान से 1 नंबर और 12 नंबर में BPH पावर इनपुट होता है, और इसमें देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, जो 10 माइक्रोफैराड का है और 10 वोल्ट का है दोस्तों। और हमारा फिर होता है IC का ग्राउंड। तो देखिए IC का ग्राउंड 8 नंबर एक ग्राउंड है, 6 नंबर ग्राउंड है और 7 नंबर ग्राउंड है। और फिर हमारा देखिए 9 नंबर और 10 नंबर जो है ये NC है दोस्तों, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, जो कि ये खाली है, NC है। दोस्तों देखिए, ये जो IC है ये IC मदरबोर्ड में किस जगह पर देखने को मिलता है, तो चलिए हम इसका PCB लेआउट में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस IC का स्कीमेटिक कोड हम नोट कर लेंगे। तो इसका स्कीमेटिक कोड है U0900। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और फिर हम PCB व्यू में देखेंगे। देखिए, ये Redmi K20 का PCB व्यू है दोस्तों। तो हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो एक सेक्शन है दोस्तों, ये नेटवर्क सेक्शन है। देखिए U0900 ये हमारा BPA-APT IC है, जो कि 12 वोल्ट का है दोस्तों। और ये जो है L0900 ये कॉइल है दोस्तों। ये कॉइल का एक स्कीमेटिक कोड है दोस्तों। इस कोड से हम इस कॉइल को पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है इसका पोजीशन। चलिए हम इसका पिन आउट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो कि हमने NC बताया 9 नंबर और 10 नंबर, जैसे कि हमारा BPH पावर इनपुट हो गया और फिर हमारा ग्राउंड हो गया। तो IC में फिर एक वोल्टेज और इनपुट होता है यहाँ पर देखिए, जो कि 4 नंबर वोल्ट पे VREG L10A 1.8 वोल्ट। देखिए दोस्तों, इस IC में जो BPH पावर इनपुट हो रहा है, अगर मदरबोर्ड में BPH पावर लाइन शॉर्ट हो जाता है तो आप रोजन स्मोक को BPA-APT IC के ऊपर भी अप्लाई करना और फिर इसमें वोल्टेज इनपुट करना। अगर BPA-APT IC शॉर्ट होगा तो इसमें आपको आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये IC शॉर्ट होने की वजह से BPH पावर शॉर्ट हो सकता है। और साथ में देखिए यहाँ पर जो VREG L10A 1.8 वोल्ट ये लाइन भी शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो VREG L10A 1.8 वोल्ट जो है ये लाइन बहुत सारी जगह पर और बहुत सारे IC पर जाता है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लिया और सर्च करूंगा।
फिर जूम आउट करूंगा। देखिए ये तो हमारा BPAPT IC में आ रहा है। फिर नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये एक RF IC है, नेटवर्क की सेक्शन में ही है, तो इस IC में भी इनपुट हो रहा है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे ICO पे और बहुत सारी जगहों पे ये लाइन जाता है। देखिए 1.8 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए बहुत सारी जगह पर 1.8 वोल्ट जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर ये 1.8 वोल्ट इस BPAPT IC में नहीं आएगा, यानी कि ये लाइन मान लो मिसिंग हो गया या ये लाइन खराब हो गया, ये IC काम ही नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो 1.8 वोल्ट है ये इस IC का एनुअल वोल्टेज है, और जो SDA और SCL यानी कि RFFE डाटा और RFFE क्लॉक है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों लाइन भी मिसिंग हो जाने से ये IC काम ही नहीं करेगा, और जिससे 5 और 11 नंबर बोल्ट से स्विचिंग होके BPA वोल्टेज आउट ही नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो हमने बताया कि RFFE डाटा और क्लॉक, तो चलिए हम इसको भी कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस किस जगह पर या कौन कौन सी IC पर इन होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा CPU है। देखिए CPU में से GPIO लाइन बहुत आउट होता है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों ये 3G IC है, और इस 3G IC में भी RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन इन होता है। और फिर देखते हैं। देखिए ये हमारा 4G IC है दोस्तों, और इस 4G IC में भी RFFE क्लॉक और RFFE डाटा ये IC पे भी आ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट और कोई IC नहीं है, यह हमारा BPAPT IC में ही है, आगे आया है। तो यानी कि ये BPAPT IC में जो RFFE क्लॉक और डाटा आता है ये 3G 4G और CPU से ये कनेक्ट है दोस्तों। CPU इन सारे यानी कि 3G और 4G IC कम्युनिकेशन करके हमारे BPAPT IC को सिग्नल देता है कि कब कितना वोल्टेज की जरूरत है, ये बताता है। जैसे कि ये APT IC 11 नंबर बोल्ट से एक कोयल के थ्रू स्विचिंग करके ये वोल्टेज बना सके। देखिए दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर देखिए 1.5 माइक्रो हेनरी का एक कोयल है, ये एक बक कोयल है दोस्तों। और इस कोयल में देखिए -+20%, यानी कि इसमें 1.2 माइक्रो हेनरी का वैल्यू आ सकता है या 1.7 माइक्रो हेनरी वैल्यू आ सकता है। अगर हम माइक्रो हेनरी मापने की मीटर से मापेंगे इसको, तो अब ये ऐसा वैल्यू आ सकता है। तो इस वैल्यू में ये ओके माना जाएगा। और देखिए दोस्तों BPAPT जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज की लाइन में देखिए एक कैपेसिटर है 4.7 माइक्रोफेरेड का, और इसमें 6.3 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो बाईपास करने के लिए यहाँ पर जो BPH पावर आ रहा है, देखिए यहाँ से हम एक जम्पर उठा के BPA लाइन पे यहाँ पर हम इसको जम्पर कर सकते हैं, जिससे ये बाईपास हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि ये BPAPT IC ही खराब है? तो आप SDR लगा हुआ है उसमें RF IC, तो SDR में जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है वो वोल्टेज आपको पहले चेक कर लेना है। अगर वो वोल्टेज प्रॉपर्ली आ रहा है सिम लगाने के बाद, तब आपको देखना है कि 4G 3G PA IC में कितना वोल्टेज आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, फिर आप देख सकते हो इस BPAPT IC को। अगर इस BPAPT IC से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है तब आप इसको जम्पर लगा के देख सकते हो। अगर ये जम्पर लगाने से काम नहीं बन रहा है तब आप सही नंबर का दूसरी किसी मदरबोर्ड से IC को लगा के देखना कि इसमें से आपका जो BPAPT वोल्टेज वो आउट हो रहा है कि नहीं। अगर आउट हो रहा है तब तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर इससे आपका नेटवर्क आ जाता है तो इसी IC से ही आपका प्रॉब्लम हुआ है, यह फाइनल है। चलिए देखते हैं ये BPA वोल्टेज किस IC पर जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक IC है। देखिए ये 3G 2G IC जो होता है दोस्तों, ये 3G IC या 2G IC बोल सकते हो। इस IC में देखिए यहाँ पर BPA वोल्टेज इन हो रहा है IC की 9 नंबर पिन पे जो BCC होता है। और फिर हम देखते हैं कि BPA वोल्टेज और किस जगह पर जा रहा है। देखिए दोस्तों ये जो 4G IC पे यहाँ पर इनपुट हो रहा है, इसमें कुछ कैपेसिटर है दोस्तों, और ये लाइन यहाँ पर देखिए 2 पिन से होते हुए ये हमारी 4G IC पर इन हो रहा है, और 28 और 30 नंबर पिन पे इन हो रहा है, जो कि BCC2 और BCC2_2 ये दोनों पिन पे ये वोल्टेज आउट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक 0 ओम रजिस्टर से होते हुए इस लाइन को हमारे इस IC पे 20 नंबर पिन पे दिया जा रहा है, जो कि BCC1 होता है दोस्तों। तो ये हमारा BPA वोल्टेज की ये 3 लाइन होता है, यानी कि 3 पॉइंट होता है 4G IC में। चलिए अब हम देखते हैं Redmi 5A की फोन में, यानी कि स्कीमेटिक डायग्राम के में ये IC में इन तीनों पॉइंट को कौन सी वोल्टेज दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है Redmi 5A का स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं APT। देखिए यहाँ पर नॉट फाउंड बता रहा है, तो हम BPA सर्च करते हैं BPA। देखिए BPA तो कुछ आ रहा है, तो देखते हैं। देखिए ये BPA इसमें ऐसा लिखा हुआ है BCC1 BCC2
और नेक्स्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस फोन में BPA APT IC लगा ही नहीं है, जिस वजह से ये BPA या APT नाम सर्च करने से आ भी नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे ढूंढते हैं, चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ BCC1। तो यहाँ पर हमारा ये सर्च करने से डायरेक्ट 4G IC पे ले जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो ये हमारा 4G IC पर लेके आ गया है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो BCC2, BCC1, BCC2_2, 28, 29 और 30 सेम पिन आउट है, सेम पिन नंबर है और सेम नाम है। तो इनको कौन से वोल्टेज दिया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए इन तीनों लाइन को एक साथ जोड़ा गया है और इसमें BPH पावर इनपुट दे दिया गया है दोस्तों अगर Redmi 5A में BPH पावर इनपुट देने से इन तीनों लाइनों को ये ऐसे काम कर रहा है, तो हम भी इसको बाईपास कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इन तीनों को तो एक ही वोल्टेज दिया गया है BPH पावर। दोस्तों ये जो IC में इन तीनों में BPH पावर इनपुट दिया गया है, तो दोस्तों Redmi K20 में इन तीनों पॉइंटों को BPH पावर ना देके इसमें BPA APT वोल्टेज दिया गया है। तो इसमें ऐसे वोल्टेज दिया जाने से यह भी IC काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आप Redmi 4X में। चलो दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करते हैं BPA। देखिए इसमें कुछ आया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं BPA और आगे नहीं जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर APT सर्च करेंगे, APT। इस फोन में BPA APT IC को ढूंढना है। देखिए शायद ये IC, हाँ ये IC मिल गया है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा IC है और इस IC का आप मॉडल देख सकते हो QFE2101 और इस IC का जो सिमेट्रिक कोड है U4801। दोस्तों देखिए इस IC में 13 नंबर BPH इनपुट है और 15 नंबर भी BPH इनपुट है, 5 और 6 नंबर भी BPH इनपुट है। यानी कि दोस्तों ये जो IC है ये 15 वोल्ट की IC है, लेकिन इसमें 4 वोल्ट BPH इनपुट है। और फिर हम ग्राउंड को देखते हैं। देखिए 8 नंबर ग्राउंड है, 11 नंबर भी ग्राउंड है और 7 नंबर भी ग्राउंड है दोस्तों। और फिर यहाँ पर हमारा पावर IC से बीरेज L5 1.8 वोल्ट दिया गया है, जो कि 10 नंबर वोल्ट पे ये वोल्टेज इनपुट होता है BPA APT IC में। और फिर यहाँ से BPA APT वोल्टेज आउट होता है। देखिए ये 12 नंबर से आउट होता है और इसमें देखिए 14 नंबर से एक कोयल के थ्रू इसको स्विचिंग करके आउटपुट वोल्टेज दिया जाता है। 9 नंबर से इसमें एक फीडबैक लिया जाता है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पर APT को सर्च करते हैं कि ये APT वोल्टेज किस IC पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है। देखिए दोस्तों ये एक 4G IC है। देखिए 4G IC में BCC2, BCC1 और BCC2_2 ये लाइन है और इसमें देखिए BPA APT वोल्टेज दिया गया है। और जो कि हमने देखा है कि Redmi 5A फोन में इन तीनों लाइनों को BPH पावर इनपुट दिया गया है, लेकिन Redmi 4X फोन में इन तीनों लाइनों को BPA APT वोल्टेज दिया गया है और Redmi K20 में BPA APT वोल्टेज दिया गया है। दोस्तों देखिए इस तरह के फोन में जिसमें APT IC लगा हुआ रहेगा, इस APT IC को अगर आप बाईपास करेंगे तो इसमें हो सकता है कि बैटरी का बैकअप कम मिले, क्योंकि इसमें जो BPA APT वोल्टेज है इस वोल्टेज को आप डायरेक्ट BPH पावर से बाईपास कर दे रहे हो, जिस वजह से IC को ना चाहते हुए भी BPH पावर इनपुट मिलेगा, जिससे आपका बैटरी की बैकअप कम होगा। तो दोस्तों शायद आपको इन बातों के बारे में जानकारी मिल गया होगा और अगर आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है और आपको इनके बारे में जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।